गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एवरीथिंग। तो आज हम बात करेंगे बैटरी की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल्स में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैटरी के बिना कुछ संभव नहीं। सारे लैपटॉप्स में बैटरी लगती है, सारे स्मार्टफोन्स में बैटरी लगती है, सारे कंप्यूटर्स में बैटरी लगती है। हर जगह बैटरी की ज़रूरत है। डेस्कटॉप में बैटरी की जगह एसएमपीएस लगता है, पर फिर भी एक एलिमेंट ऑफ बैटरी है। तो बैटरी हर जगह है। आजकल जो आप कार्स देख रहे हैं, कार्स में बैटरी लगती है, बाइक में बैटरी लगती है। तो ये बैटरी का इन्वेंशन गेम चेंजिंग रहा है हमारी मानव जाति के लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए। बैटरी हैज बीन द गेम चेंजर। बहुत ही विशिष्ट और इम्पोर्टेंट प्लेस है बैटरी का, इसके इवोल्यूशन का, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के इवोल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रिकल के इवोल्यूशन के लिए, और यहाँ तक कि कंप्यूटर के इवोल्यूशन के लिए बैटरी इज़ वेरी क्रूशियल। तो आज हम बैटरी में क्या जानेंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि है क्या राइट कि भाई हमारी बैटरी है क्या। यहाँ रख लेता हूँ मैं अपने आप को ताकि आप देख सकें। तो एक सेल या कनेक्टेड ग्रुप ऑफ सेल जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कहलाता है बैटरी। और ये ऐसी केमिकल एनर्जीज होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, यानी जब करंट वापस इनसे जाता है तो ये रिवर्स हो जाती हैं और फिर से चार्ज और डिस्चार्ज होने लग जाती हैं। तो कहते हैं ना भैया लाइट आ रही है, बैटरी जरा चार्ज कर लो, इन्वर्टर चार्ज कर लो। तो क्या है वो यही है कि आपकी जो केमिकल प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, वो रिवर्सिबल है, यानी जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स वापस फ्लो करेंगे तो फिर से वो टूट जाएंगे। हम आगे देखेंगे कैसे होता है, और फिर से वो बिजली पैदा करेंगे। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके जरिए कई सारे सेल्स मिलकर एक बैटरी बनाते हैं। एक सेल भी एक बैटरी हो सकती है। अ सेल और कनेक्टेड ग्रुप ऑफ सेल्स, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो थोड़े से हमारे लिए हैजार्डियस होते हैं, इसलिए संभल के रहना है। शुरू करने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, और लेड होता है। लेड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, बीच में सुना था कि मैगी बैन हो गई, मैगी बैन हो गई, क्योंकि उसमें लेड पाया जाता है, उसमें लेड पाया जाता है। लेड दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है, नर्वस डैमेज कर देता है, किडनी डैमेज कर देता है, और कैंसर कॉजिंग एलिमेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम होता है, स्किन बर्न्स कर देता है, अंधापन आ सकता है। इसलिए बैटरी से खिलवाड़ नहीं, पानी वाली बैटरी से बिल्कुल सावधान रहना है। बिल्कुल किसी भी तरह के कोई बिना प्रिकॉशन के हैंडल नहीं करना है। टाइप्स ऑफ बैटरीज कौन कौन सी हैं, तो एक प्राइमरी बैटरी होती है जिसका मेन काम होता है सिंपल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देना, यूज करना अपने सेल को स्टार्ट करने के लिए। और सेकेंडरी बैटरी का काम ये है कि ये पहले चार्ज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इससे पहले कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। यानी पहले आपको उसको चार्ज करना पड़ता है, फिर इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेकेंडरी बैटरी को हम स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो जो आपकी इन्वर्टर है में जो बैटरीज लगती हैं वो कैसी हो गई, वो सेकेंडरी बैटरीज हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें ये एनर्जी को स्टोर करती है। जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से बल्ब आपका जलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सेकेंडरी बैटरी हो गई। अब ये हमने एक सिंपल सा, ये बहुत ही ड्राई सेल का पार्ट है। ड्राई सेल मतलब जो 9 वोल्ट की बैटरी होती है, जो पहले टॉर्च में लगाई जाती थी, आज भी कई जगह आप देखते होंगे, मोटी बैटरी होती है। इसके ऊपर ब्रास पिन ऊपर होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है, और नीचे जो है जिंक कैस होता है जो नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। बीच में हमारा आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक पेस्ट भरा होता है। तो ड्राई सेल का मेजरली यही कंपोनेंट होता है, जिंक केसिंग होती है, और अंदर जो है कार्बन भरा होता है। एक कार्बन रॉड होती है काले रंग की, आपने कभी अगर बैटरी फोड़ा हो तो आप देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक पेस्ट का यूज करता है।
इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोड से एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करने के लिए, और इसका काम क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हो जाता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल से हमने पहले ही बेसिक्स ऑफ ड्राई सेल, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन के बीच में धक्का लगने लग जाता है, तो हम कहते हैं कि उनके बीच एक वोल्टेज क्रिएट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और फिर वो भागने की कोशिश करते हैं। देखिए जो जनरली लेड एसिड बैटरी होती है वो कैसी दिखती है, और यही बैटरीज आपके फोन आपके बाइक में यूज होती है, और इसी तरह की बैटरीज जो ड्राई बैटरीज होती हैं जिनको हम कहते हैं, वो यूज होने लग गई हैं, कार्स में यूज होती हैं, ऑटोमोबाइल्स में इनका बहुत यूज होता है, क्योंकि ये लीकेज नहीं होता है, इनमें कम लीकेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग केस होता है, और बीच में एक सेपरेटर होता है, एक वेंट होता है, और एक टर्मिनल होता है, ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्मिनल होता है, उसके बीच में इंटरकनेक्टेड सेल्स होते हैं, और ये जो प्लेट्स होती हैं ये डिफरेंट सेल्स होते हैं जो लगे होते हैं, प्लेट से डिवाइड होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है जनरली प्योर वाटर होता है, थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किए रहते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो है अलग अलग मेटल्स के होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है। तो अब मेजरली हम ये देख लेते हैं कि सर ये मतलब है क्या, इलेक्ट्रोड आप बता रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट बता रहे हैं, क्या है ये? तो ये हम देखेंगे कि कोई भी अगर बैटरी सेल है, इसका ये फिगर डायग्राम ध्यान से देखिए, इसमें एक तो आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो दिख रहा होगा, किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो जा रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव बेसिकली क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है कि नेगेटिव वाले साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और पॉजिटिव वाली साइड से इलेक्ट्रॉन कम है। तो जहां नेगेटिव जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम नेगेटिव कह देते हैं, और उसके कंपैरिजन में दूसरे वाले पार्ट को पॉजिटिव कह देते हैं। और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो टूट जाता है, उनमें रिएक्शन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं जो कि चिपक जाते हैं नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से। तो जैसे ही आप कनेक्शन देते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चिपके हुए भागना चालू कर देते हैं, जिसके कारण करंट का प्रवाह हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही धारा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं। देखिए डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक मेटल ऐसा होगा जो गलेगा, राइट, जो कि रिएक्ट होगा, रिएक्ट होने के कारण जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरा वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि एक केमिकल सोल्यूशन है, उनमें इलेक्ट्रोड आप डालते हो और कनेक्ट कर देते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाती है। बेसिक प्राइमरी सेल यही है। मेटल्स इन ए सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, जो मेटल डालते हैं उनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और जो केमिकल सोल्यूशन होता है उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट्स करता है ऑपोजिटली विद टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, दोनों से अलग अलग रिएक्शन होती हैं, एक में इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक में इलेक्ट्रॉन चिपकता है। ये सिंपल भाषा में जान लें। एक इट कॉजेज वन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स and develop a positive charge, and it causes the other one to build up a surplus of electrons and develop a negative charge. It's very simple. And what do we call about the difference between the potential? So the difference that is created between the two electrodes, उनके बीच में जो धक्के का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ड्राई सेल में भी हमने पढ़ा था कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक तरफ कम, तो धक्का मुक्की जिधर ज्यादा है वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो उधर धक्का ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा धक्का क्रिएट कर सकते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ कंसंट्रेट हो सकते हैं, उतना ही ज्यादा हम कहेंगे कि वोल्टेज है सेल में। अब ये देखिए लेड सल्फेट की बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, PbSO4 है वो टूट जाता है सल्फेट में और H2O में, और इधर H2SO4 टूट जाता है। तो इनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब चार्जिंग पहले स्टार्ट हुई तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक हो जाता है, और एक ऑक्सीजन H2O है ना, तो एक ऑक्सीजन में हो जाता है और दो हाइड्रोजन में हो जाता है। तो पॉजिटिवली हाइड्रोजन आयंस अट्रैक्ट नेगेटिवली सल्फेट आयंस। तो अब ये जो टूटा है इधर, ये किससे जुड़ जाएगा, सल्फेट से जुड़ जाएगा, और कौन क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। These combinations produce H2SO4 which is a sulfuric acid. The producing of chemical changes by passage of an electric current through an electrolyte. अब देखिए जैसे ही हम
इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो H2SO4 बन रहा है, PbSO4 हट जा रहा है, लेड सल्फेट टूट जा रहा है, कौन आ रहा है? H2SO4। तो केमिकल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम चार्जिंग कहते हैं। तो ये हमने बेसिक जनरल समझ लिया कि एक मतलब इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें इलेक्ट्रोड होगा, उसको कनेक्ट करेंगे और सेल्स होने लगेंगे। जहाँ पे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ लिक्विड सेल हो जाएगा, जहाँ पे ड्राई इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे ड्राई सेल हो जाएगा। और एक से ज्यादा सेलों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो बैटरी हो जाएंगी। एक सेल को भी बैटरी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हमें जानना होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि भैया एक बड़ा सा वो लाते हैं कि भैया बैटरी का पानी कम हो गया है, बैटरी कम चल रही है, इन्वर्टर जरा चेक करिए। तो वो उसको डालते हैं, उसको ऐसे ब्लैक रहता है, उसको पुश करते हैं, फिर देखते हैं कि भैया क्या स्थिति, कहते हैं भैया आपकी बैटरी खराब हो गई, इसमें पानी डालना पड़ेगा। राइट, तो वो क्या मेजर करते हैं? वो मेजर करते हैं रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सम रेफरेंस सब्सटेंस, equivalently the ratio of the masses of equal volumes of two substances। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होता है किसका? किसी एक वॉल्यूम का, ठीक है, और इक्वल वॉल्यूम के वेट का दूसरे सब्सटेंस से। तो किसी के रेफरेंस में आप स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं, और इस स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम क्या जानते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लेते हैं इस केस में, अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल समझते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका वेट नापेंगे। इट इज द वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड वाटर मिक्सचर कंपेयर टू एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर लिया सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, और 1 लीटर पानी लिया, तो उसके वेट को नापते हैं। प्योर वाटर के पास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1000 की होती है। तो हम देखेंगे कि जो हमने H2SO4 नाला है उसकी क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इससे क्या पता चल जाएगा? इससे पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितनी, कितनी होनी चाहिए। फिर हम जब नापेंगे देखेंगे अरे यार स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आ रही है, इसका मतलब हमारा रेशियो गड़बड़ा गया, बैटरी खराब हो गई है। समझ रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, प्रैक्टिकल में बहुत इजीली समझ में आता है। ये प्रैक्टिकल भी है और ये इस तरह से दिखता है। हाइग्रोमीटर हम लोगों ने देखा हुआ है। अब देखिए इसको हमने दबाया, इसमें लेवल देखा कि क्या स्थिति है, बैटरी कितना चार्ज है, और यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की टेबल देख ली कि भाई अगर 1.265 आ रहा है तो फुल्ली चार्ज है, 1.10 आ रहा है तो डिस्चार्ज हो गई है। अब ये रीडिंग्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेन चीज ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ को बहुत ही डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है जिसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वर्क करते हैं, कैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और उनको नापा कैसे जाता है। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। पर फिर भी एक डिफरेंट तरीके से यहाँ एक आप देख सकते हैं इक्वेशन की E बराबर आई आर। E बराबर आई आर का मतलब है E यहाँ पे क्या है सर गुरुजी? आपने ये तो बताया ही नहीं, आपने तो हमेशा V की बात की है। E क्या है? E को बोलते हैं बेटा EMF। EMF कौन सी नई चिड़िया का नाम है? तो जो वोल्टेज, जैसे अगर आपने एक बैटरी ली उस पर लिखा होगा 9 वोल्ट, मतलब उस बैटरी की धक्का देने की क्षमता है 9 वोल्ट। जैसे ही आपने उसको कनेक्ट कर दिया तो एक इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लाने के लिए जो पूरा धक्का लगेगा उसको हम EMF बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितनी फोर्स चाहिए हमको इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए, तो वो EMF हो जाता है। तो वोल्टेज और EMF इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, क्योंकि भाई धक्का जितना दोगे उतना ही फोर्स, मतलब उतना ही धक्का, तो वोल्टेज हो जाता है। पर थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है कि EMF तभी होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, और वोल्टेज तो कभी भी किसी भी मतलब बैटरी की वोल्टेज हो सकती है। बस यही एक टेक्निकल अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ओम्स लॉ क्या बताता है कि V बराबर आई आर या E बराबर आई आर, मतलब EMF किन दो चीजों के बराबर होगा। एक तो जितना इलेक्ट्रॉन दौड़े, क्योंकि करंट से हम क्या नापते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्किट में जा रहे हैं। तो E बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं,
और कितना प्रतिरोध मिला, यानी अगर हमने जो तार जिसमें दौड़ा रहे हैं उस तार में कितना प्रतिरोध है, ये हमें जो है जानना होगा, ये हमें देखना होगा कि तार में प्रतिरोध कितना है, या और कौन से फैक्टर्स हैं जो करंट के फ्लो को रोक रहे हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को भी बहुत डीपली हमने पढ़ा है कि R बराबर रो एल बाई ए। जो रेजिस्टेंस होता है मोटे मोटे तौर पर डिपेंड करता है कितना मोटा तार है, कितना लंबा है और किस चीज का बना है, कि कॉपर के तार में दौड़ा रहे हैं कि एल्यूमिनियम के तार में दौड़ा रहे हैं कि जो है आप आयरन के तार में दौड़ा रहे हैं। तो इसलिए E बराबर आई आर, जो धक्का लगा वो बराबर हो जाएगा, कुछ एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाने में और कुछ प्रतिरोध में नष्ट हो जाएगी। इसी को उन्होंने लिखा आई बराबर ई बाई आर। अब आप मैथ तो जानते ही हैं, जब ई बराबर आई आर है, आई इधर है तो इधर आएगा तो ई बाई आर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस बराबर ई बाई आई, यानी वोल्टेज बराबर करंट बराबर रेजिस्टेंस, कि कितना रेजिस्टेंस लगा, कितना प्रतिरोध हुआ उस सर्किट में, ये हम ऐसे जान सकते हैं। अब सीरीज सर्किट में क्या होता है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। भाई एक बैटरी लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जब बढ़ते जा रहे हैं तो धक्का देने की क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो धक्का देने की क्षमता बढ़ रही है, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, राइट। और करंट क्या है, करंट तो भाई इलेक्ट्रॉन तो दो ही साइड से दौड़ेंगे, इधर से, तो वो तो उतने ही रहेंगे। तो करंट जो होगी वो कांस्टेंट रहती है सीरीज सर्किट में बेसिकली, और आपका जो वोल्टेज होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम समझेंगे कि सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज है वो सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर होता है और करंट हमारा कांस्टेंट रहता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है और करंट जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स के बराबर होता है। अगर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम पास कर रहे हैं, 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं, तो 1 ओम ऐसे लिखते हैं, और 1 ओम होता है V बाई ए के बराबर। ओम क्या है, ओम से हम प्रतिरोध नापते हैं, एम्पियर से करंट नापते हैं और वोल्टेज से वोल्ट नापते हैं। अब ये अभी में जरूरत नहीं है जानने के लिए, थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे, कोर्स आउट ऑफ कोर्स है, पर हम ये जान सकते हैं कि सीरीज बैटरी कैसे कनेक्ट होती है। देख रहे हैं कैसे कनेक्ट हो रही है, सिंपल ऐसे लगा दिया एक के बाद एक, तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। प्लस को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो वोल्टेज ऑफ दिस टाइप ऑफ बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सेल वोल्टेजेस। अगर ये एक वोल्ट का है तो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 वोल्ट का ये पूरा हो गया। पैरेलल में क्या होगा, प्लस को प्लस से और नेगेटिव को नेगेटिव से। वोल्टेज इसमें कांस्टेंट हो जाती है, धक्का कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको पता होना चाहिए कि SAE रेटिंग क्या होता है। तो जो डोमेस्टिक बैटरीज हम यूज़ करते हैं उसमें सोसाइटी फॉर ऑटोमेटिव इंजीनियर्स ने 2 तरह की रेटिंग दी हुई है। एक तो आपकी RC है, रिजर्व कैपेसिटी है, दूसरी कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स है। बस आप अभी के लिए इतना जान लें कि रिजर्व कैपेसिटी और कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स 2 तरह की रेटिंग्स होती है। रिजर्व कैपेसिटी होती है कितने टाइम में बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है, ठीक है। 10.5 वोल्ट तक पहुंचने के लिए बैटरी को कितना टाइम लगता है, वो उसका रिजर्व कैपेसिटी इंक्लूड। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, कि बैटरी की मेंटेनेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, और कैसे हम इनकी टेंटेटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। कि जैसे ही बैटरी का टॉप डल्टी लगे, डैम्प लगे, या हम बैटरी को क्या करें, एक क्लीनिंग दे दें, थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी करके उसको साफ कर दें डिटर्जेंट पाउडर से, तो क्या होगा, कार्बन साफ हो जाएगा, राइट। तो बैटरी ज़्यादा चलेगी, ये लॉन्ग लाइफ के लिए है। टेंटेटिव मतलब टेंटेटिव मेंटेनेंस जो हम करते रहते हैं टाइम पे। अब देखिए ध्यान दीजिए, चार्जिंग के टाइम पे केमिकल रिएक्शन होता है, लेड सल्फेट दोनों प्लेट से सेपरेट होती हैं, सल्फेट दोनों प्लेट को छोड़ता है, वो हाइड्रोजन से मिलके
सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, ऑक्सीजन कंबाइन करता है लेड से और लेड ऑक्साइड बना लेता है। चार्जिंग के समय बैटरी टर्मिनल्स को क्लीन रखें, क्लैंप्स को बैटरी में प्रॉपर पोलैरिटी में लगाएं, ये नहीं पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में लगा दें, ये गलती ना करें। हाँ, और वेंटिलेट वेल करें, अर्थात ऐसी जगह रखें जहां थोड़ी बहुत हवा जाती हो, एकदम डैम्प प्लेस में बैटरी को ना रखें। कहते हैं भैया सीलन वाली जगह बैटरी रख दिए, बैटरी गल गई, सुनते हैं ना आप। हाँ, तो इसीलिए जो है वेंटिलेट भी इंपॉर्टेंट है, वेंटिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ कुछ टाइम पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मेजर करते रहें, देखते रहें कि क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारी बैटरी की, कितनी लाइफ है, उससे पता चल जाएगा। अब ओवर चार्जिंग अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लेट ब्रोक हो जाएंगे, सेपरेट्स हो जाएंगे, दोनों कंपार्टमेंट हट जाएंगे, मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, प्लेट ड्राई आउट हो जाएगा, लीक हो जाएगी बैटरी। ये तरह की दिक्कतें आती हैं। तो एक और चीज़ है कि जंप स्टार्ट क्या होता है, ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है कि जंप स्टार्ट, जैसे मेरी गाड़ी है, हाँ मेरी 4 व्हीलर में अचानक से मेरी 4 व्हीलर स्टार्ट होना बंद हो गई। अब कार बंद हो गई, अब क्या करें, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान है। सबसे पहले हम सारे एसेसरीज को टर्न ऑफ कर देंगे, एसी बंद कर देंगे। घर में अगर जंप स्टार्ट करना है तो सारे एसेसरीज जो भी हैं घर में जो चल रहे हैं, पंखा, लाइट, बिजली, सब बंद कर देंगे। उसके बाद हम रेड केबल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे अच्छी बैटरी के साथ, जब इंजन चल रहा होगा मतलब, और दूसरे एंड के रेड केबल को पॉजिटिव टर्मिनल के डेड बैटरी के साथ एंड करेंगे। ये क्या है, ये इसका एक छोटा सा आप यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, जंप स्टार्ट कैसे होता है। तो एक, अगर हमारी मेरी गाड़ी खड़ी है तो जो जंप स्टार्ट करने वाला, उसके बाद दो केबल होती है, एक लाल केबल होती है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कराता है और इंजन स्टार्ट कर देता है, इंजन चला देता है। दूसरे वाले रेड केबल को पॉजिटिव टर्मिनल डेड बैटरी से लगाता है। फिर वन एंड ऑफ द ब्लैक केबल को नेगेटिव से लगाएगा और अदर एंड ऑफ द ब्लैक केबल को डेड से, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव करके उसने पैरेलल बैटरी तैयार कर ली और फिर स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो बैटरी को वापस उस जगह उसने रिप्लेस कर दिया। एक तरीका होता है कि सीधे सीधे चार्जिंग केबल लगा, दूसरी तरीका होगा नई वाली बैटरी लगाओ, ये वाली बैटरी हटाओ, वो वाली बैटरी लगा दो, लेकिन उसको जंप स्टार्ट नहीं कहते हैं। जंप स्टार्ट यही होता है कि आप डेड बैटरी को किसी जवान बैटरी से जो है रीस्टार्ट कर दें, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, इंजन स्टार्ट कर दें और तब तक थोड़ी देर उसको चार्ज करते रहें। उसके बाद आप वो अपनी बैटरी ले जाएं और गाड़ी चल जाएगी। अब फिर नेगेटिव जंपर को पहले रिमूव करें, फिर पॉजिटिव जंपर को रिमूव करें। तो ये हो गई हमारी जंप स्टार्ट। तो आज के चैप्टर में हमने बैटरी के बिल्कुल बेसिक्स को समझा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई बहुत ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन है वेट सेल में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कवरिंग्स होती हैं। ड्राई सेल में थोड़ा बहुत कवरिंग हो जाती है, सेपरेटर्स हो जाते हैं। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आप शेयर करिए, कमेंट में लिखिए कौन सा टॉपिक अब और पढ़ना चाहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आईटी के टॉपिक्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स को साथ साथ लेके चल सकें, क्योंकि दोनों बहुत ही क्लोजली निट टॉपिक्स हैं। बिना बैटरी इवोल्यूशन के आप लैपटॉप नहीं समझ सकते हैं। हाँ, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही विषयों को साथ साथ पढ़ा जाए, साइमल्टेनियसली वी हैव टू स्टडी बोथ द सब्जेक्ट्स। एंड एनसीवीटी के जो हमारे आईटी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके एग्जाम डेट्स आ गई हैं, प्रिपरेशन चालू करें, निमी ऐप डाउनलोड कर लें, उससे वो लगातार एग्जाम्स देते रहें, एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहें। हो सकता है कि ऑनलाइन पेपर हो, तो ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं।